गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक जो है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। ठीक है, इस हेडिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे खिलजीज और तुगलक डायनेस्टी के रूलर्स ने अपने बहुत दूर तक फैले हुए बड़े सल्तनत को जो है उसको मजबूत किया और उस पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सुधारा। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और उसका मतलब भी समझते जाएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब मैंने बताया है आपको पहले भी, इसका मतलब होता है जो किसी भी राजकाज के काम को अच्छे से कर सके, प्रशासनिक काम। ठीक है, तो क्या होता है मतलब इसका प्रशासनिक मतलब जो भी प्रशासन के काम होते हैं, कार्य होते हैं, उसे जो अच्छे से करता है उसके करने वाले को हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ठीक है, ये सबको समझ में आ गई। तो जो किंगडम था है ना दिल्ली सुल्तान्स का, जिसे हम कहते थे दिल्ली सल्तनत, वो इतना बड़ा था कि उसको संभालने के लिए, उसको कंसोलिडेट मतलब उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इस किंगडम पे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए दिल्ली सुल्तान्स को ज़रूरत थी गवर्नर्स की और एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो रिलायबल हों। रिलायबल मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान्स को अपने इतने बड़े किंगडम को कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भरोसेमंद रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए देखिए इन्होंने क्या किया। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governors, the Delhi Sultans, especially Iltutmish, ये याद रखिएगा, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased from military service called Bandagan in the Persian। ठीक है, तो आइए इसको हम और अच्छे से अब समझते हैं। ठीक है, तो अरिस्टोक्रेट्स पहले समझते हैं। अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं? अरिस्टोक्रेट्स मतलब होते हैं वो लोग जो नोबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही राजा के जैसे मान लीजिए परिवार के लोग हो गए, सगे संबंधी है ना, भांजा फूफा, ये सब जो लोग खुद राजा टाइप के होते हैं ना, बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, उन्हें अरिस्टोक्रेट्स कहते हैं। ठीक है, शिफ्टन्स क्या होते हैं? वो लोग जिनके पास बहुत ज़मीन होती है। ठीक है, बहुत रिच होते हैं, ज़्यादा ज़मीन वाले, लैंडेड शिफ्टन्स। ठीक है, तो इन दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया कि ना ही इन्होंने अपने एरिस्टोक्रेट्स मतलब अपने खास सगे संबंधियों को इतने अच्छी पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट पे अपॉइंट किया, ना ही इन्होंने जो है जो बहुत ज़मींदार लोग थे, बड़ी बड़ी ज़मीन लेके बैठे रहते थे, ना ही उनको इतनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी पोस्टों पे अपॉइंट किया। ठीक है, उन्होंने इन सब लोगों को अपॉइंट नहीं किया। ठीक है, क्यों नहीं किया? अब बात यहाँ पर आती है। उन्होंने इसलिए अपॉइंट नहीं किया कि जो लोग बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे होते हैं, जो बहुत रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा अपर क्लास समझते हैं अपने आप को, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर अगर उनको हम इसी इन सब पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं, वो तो फिर क्या होता है कि राजा के खिलाफ ही ये लोग क्या करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। ठीक है, और फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो इस चीज़ से बचने के लिए, और राजा की बात भी नहीं मानते है ना, क्योंकि वो लोग खुद ही अपने आप को बहुत नोबल समझते, तो इसलिए वो कभी विद्रोह कर सकते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सुल्तान्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग इन बड़े बड़े पोस्ट पे, गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की पोस्ट पे, हम अपने सगे संबंधियों नोबल्स को नहीं रखेंगे, और ना ही हम उन लोगों को रखेंगे जो बहुत ऊंचे क्लास में हैं, हाई पोस्ट पे हैं, बहुत ज़मीन वाले हैं। इन सबको हमें इस पे अपॉइंट नहीं करना है। तो फाइनली अगर इन लोग को वो नहीं रखेंगे तो फिर किसको रखेंगे? ठीक है, कहाँ से ले आएंगे वो लोगों को? तो फिर उन्होंने स्लेव्स स्लेव्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्लेव्स मतलब क्या होता है? स्लेव्स को अपॉइंट करना शुरू किया। स्लेव्स मतलब जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं और हमने अब तक देखा है कि स्लेव्स को हम गुलाम कहते हैं, और जब हम गुलाम या स्लेव वर्ड सुनते हैं तो सीधे हमारे दिमाग में क्या बनता है कि मतलब किसी मालिक के अंडर में काम करना, जो मालिक हमेशा मारता रहे, पीटता रहे, उसके इशारों पर नाचना, इतना काम कराए, खाने को अच्छे से ना दे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि वो स्लेव्स हैं। ठीक है, तो सोचिए
कि अपने सगे संबंधियों को और इतने ऊंचे ऊंचे क्लास के लोगों को उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट पोस्ट पे न रख करके दिल्ली सुल्तान्स ने स्लेव्स को इन ऊंचे पोस्ट पे रखा। कितनी बड़ी बात है उस टाइम पे, सोचिए। और इन स्लेव्स को वो लोग पर्शियन में जो है बंदगान कहते थे। क्या कहते थे? बंदगान। ठीक है, तो आगे से कभी कोई पूछे कि बंदगान क्या है, तो बंदगान स्लेव्स को जो है पर्शियन में कहते हैं। ठीक है, स्लेव्स को हिंदी में हम गुलाम कहते हैं, वैसे पर्शियन लैंग्वेज में स्लेव्स को वो लोग बंदगान कहते थे। ठीक है, और इनको जो है ये स्पेशल स्लेव्स थे। ठीक है, जो मिलिट्री सर्विस से उनको अपॉइंट करते थे। और स्पेशली जो इल्तुतमिश था उसने ज़्यादा ये स्टार्ट किया स्लेव्स को अपॉइंट करना, और स्लेव्स को वो हर ऊंची ऊंची पोस्ट पे उसने बिठा दिया, अपॉइंट कर दिया। कोई स्लेव गवर्नर बन गया, कोई स्लेव जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। ठीक है, और उसके बाद इसने जो है इनको सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स थी इसके राज्य की, उस पर इन्होंने उन लोगों को बैठा दिया। तो इल्तुतमिश से स्टार्ट हुआ उसने, और उसके बाद के जितने भी दिल्ली सुल्तान्स आए उन्होंने इन स्लेव्स को अपने राज्य की सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कहते हैं एकदम राजा के एकदम पास वाली जो पोस्ट होती है, लगता है कि हाँ हम राजा हैं, मंत्री, महामंत्री, ये सब, इन सब पोस्ट पे इन स्लेव्स को इसने बैठाया। ठीक है, अब स्लेव्स को इन्होंने क्यों चूज किया? अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपने किसी को खरीदा, तो जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं पैसे देकर, तो वो चीज़ पूरी तरह से आपकी अपनी हो जाती है। फिर उसको आप जैसे मन चाहे वैसे रखिए, क्योंकि वो आपकी अपनी है ना, और वो आप ही की रहेगी। ठीक वैसे ही जब कोई भी सुल्तान जो था वो पैसे दे करके, ठीक है, किसी आदमी को खरीदता था कि हाँ ये आदमी लड़ाई अच्छा कर रहा है, या इस आदमी में ये अच्छी बात है, तो आज मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, तो उसने पैसे दे करके उस आदमी को खरीद लिया। तो अब जो आदमी है, वो जो स्लेव है, अब वो अपने मालिक के प्रति एकदम 100% डिवोटेड है कि हाँ मैं यही मेरे मालिक है और मुझे इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, और इसको दाएं बाएं कुछ नहीं मतलब है, किसी से मतलब नहीं, किसी के ऑर्डर नहीं मानने, सिर्फ और सिर्फ जिसने उसे खरीदा है, जो उसका मालिक है, वो उसके ऑर्डर्स मानेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए स्लेव्स को इन जगहों पे रखने का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये मिला सुल्तान्स को कि स्लेव्स जो है 100% अपने मास्टर के लिए लॉयल थे, जो उनके मास्टर कहें वो करते थे। ठीक है, और इनके स्लेव्स कभी विद्रोह नहीं किया उन्होंने अपने मालिक के खिलाफ में कि नहीं हमारा मालिक ऐसे, आपने कैसे कह दिया, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सुल्तान्स को ये चैन की सांस थी कि चलो मतलब स्लेव्स हमारे कहने के हिसाब से काम करेंगे, कभी विद्रोह नहीं करेंगे, और हम इन पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि हम अपने ही खास सगे संबंधियों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि स्लेव्स को उन्होंने क्यों अपॉइंट किया? इसीलिए अपॉइंट किया क्योंकि स्लेव्स पूरी तरह से अपने मास्टर पर डिपेंड करते हैं, और सुल्तान इन पर ट्रस्ट कर सकता है, और रिलाई मतलब भरोसा कर सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। ठीक है, The Khiljis and Tughlaqs continued to use bandagans and also raised people of humble birth who were often their clients to high political positions. ठीक है, जो खिलजीज और तुगलक्स थे, ठीक है, तो इल्तुतमिश के बाद जो भी डायनेस्टीज आई, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, इन लोगों ने भी स्लेव को इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे ही रखा। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कह रहे अब हम आ गए तो हम स्लेव्स को नहीं बनाएंगे, अपने इम्पोर्टेंट जगह नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ये लोग भी आए तो इनको ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो भी थे, राजनीतिक पद थे, उस पे जो उन्होंने जो है इन्हीं स्लेव्स को जो है वो पद दे दिए। ठीक है, they were appointed as generals and governors. सोचिए इन स्लेव्स को तुगलक डायनेस्टी, तुगलक के रूलर्स, खिलजी के रूलर्स ने जो है जनरल्स और गवर्नर्स बनाया। ठीक है, लेकिन इन सब से जो है क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, मतलब कहीं ना कहीं पे स्लेव्स को जब ये अच्छे अच्छे पोस्ट देते चले गए, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी राजनीतिक क्या है व्यवस्था चरमरा गई। वो कैसे चरमराई अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, मैंने किसी को खरीदा है ना, वो आदमी मेरा स्लेव है। ठीक है, अब मान लीजिए दिल्ली सुल्तान ने जिस व्यक्ति को खरीदा, ठीक है, वो उसका स्लेव है, उसने उसको जो है इम्पोर्टेंट पोस्ट पे रख दिया कि तुम आज से गवर्नर हो, तुम आज से जनरल हो। फिर क्या हुआ कि सुल्तान की डेथ हो गई, इन केस, ठीक है, अगर सुल्तान की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, जो उसका
क्या कहते हैं हेयर होगा, हेयर मतलब जो उसका वंशज होगा, बेटा या बेटी, वो नेक्स्ट सुल्तान बनेगा। तो जो ये स्लेव्स हुआ करते थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपने मास्टर के लिए ही वफादार थे, मतलब जिन्होंने इसको खरीदा है। तो जब सुल्तान मर गया तो ऑफ कोर्स स्लेव्स का तो जो स्लेव्स जो थे जिसको उन्होंने जनरल और गवर्नर अपॉइंट किया था, उनका तब कोई मास्टर नहीं रहा। वो फिर अपने नए मास्टर जो नया सुल्तान बनता था उसकी वो फिर उसकी आज्ञा नहीं मानते थे, ठीक है, वो फ्री हो गए वहां से। और सेकेंडली क्या था कि जो नए सुल्तान बनते थे, ठीक है, उनके पास अपने खुद के स्लेव हुआ करते थे। तो जो नया सुल्तान है वो खुद का स्लेव को, जो खुद के ट्रस्टेड स्लेव्स को बनाएगा गवर्नर या जनरल, या फिर जो पहले से हैं बने हुए उनको बनाएगा। जाहिर सी बात है वो खुद को बनाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एग्जाम्पल लीजिए, इल्तुतमिश थे, ठीक है, इल्तुतमिश के जो स्लेव्स थे उसने जो है उनको जो जनरल गवर्नर सब बना दिया, ठीक है। फिर जब इल्तुतमिश की डेथ हुई तो उसकी बेटी है ना रजिया सुल्तान, वो क्या बनी, सल्तनत सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान के अपने अलग से स्लेव्स थे जो उसके लिए अपना अलग काम करते थे, ठीक है। तो जब वो सुल्तान बनी तो उसने जो है पुराने स्लेव्स को हटा दिया और अपने स्लेव्स को जो है इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से ऐसा करने से जो है बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, अपने मास्टर्स के लिए तो वो स्लेव्स और क्लाइंट्स बहुत वफादार थे। उसके बाद जो न्यू सुल्तान थे वो अपने अलग से सर्वेंट्स बनाते थे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि हमेशा एक पुरानी और नई नोबिलिटी में जो है एक टकराव, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, ठीक है, कि कौन बनेगा नया। जब नया कोई मोनार्क बना तो पुराने वाले जो नोबल्स थे, गवर्नर जनरल्स थे, स्लेव्स, नए वाले में आपस में टकराव स्टार्ट हो गया, ठीक है। The patronage of these humble people by Delhi sultans also shocked many elites, and the authors of Persian Tawariq criticized the Delhi sultans for appointing the low and base born to high offices. सिर्फ यही बात नहीं थी, बात ये भी थी कि जो बहुत एलाइट लोग थे, एलाइट मतलब जो अपने आप को बहुत अपर क्लास के, हाँ हम सबसे ऊंचे ओहदे पे हैं, हम हाई क्लास में पैदा हुए हैं। पहले ज़माने में उस टाइम पे बहुत रूढ़िवादी मानसिकताएं भी थी, बहुत कंजर्वेटिव लोग टाइप की थिंकिंग थी। हम पढ़ चुके हैं कैसे लोग जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स थे, ठीक है, हाई और लो कास्ट के डिफ्रेंशिएट करते थे। तो इसलिए जो है उस टाइम पे जो लोग थे वो सोचते थे कि हम इतने जो अपर क्लास मानते थे अपने आप को, वो कहते थे कि ये जो सुल्तान से स्लेव्स को अपॉइंट कर रहे हैं इनको कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है कि कोई लो बॉर्न मतलब जो हाई कास्ट में नहीं पैदा हुआ या नोबल्स फैमिली में नहीं पैदा हुआ है, रिच नहीं है, जो लोअर स्ट्रेटा से आता है सोसाइटी के, उसको ये लोग स्लेव्स बनाए, ये उसको ये लोग इतने इंपॉर्टेंट ऑफिस दें, ये बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। और ये चीज़ें जो है जो तारीख लिखते थे उस टाइम पे हिस्टोरियंस पर्शियन लैंग्वेज में, उसमें भी मेंशन है कि दिल्ली सुल्तान की बहुत बड़ी गलती थी, उन्होंने स्लेव्स को जो है इतने इंपॉर्टेंट ऑफिस पे अपॉइंट किया जो कि बहुत ही लो कास्ट के थे, लोअर इनकम के थे, लो स्टेटस से आते थे सोसाइटी के, ठीक है। ये उस टाइम पे उन लोगों की क्या थी, कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए जो सुल्तान तुगलक था उसने अजीज खमार नाम के एक वाइन डिस्टिलर, मतलब जो शराब बनाने वाले होते हैं, ठीक है, वाइन वाले, फिरोज हजम नाम के एक बार्बर को, मनका तब्बाक नाम के एक कुक को, और 2 गार्डनर्स लाधा और पीरा को जो है बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट दी थी, ठीक है। और इस वजह से जियाउद्दीन बरानी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो एक क्रॉनिकलर था, मतलब हिस्टोरियन था उस समय का, उसने कहा कि सुल्तान ने जो है जिस दिन इन लोग को अपॉइंट करा इतने अच्छे पोस्ट पे, उस दिन सुल्तान ने अपने पॉलिटिकल जजमेंट करने की सारी कैपेबिलिटी को जो है खो दिया और वो रूल करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था और फिर नेक्स्ट डे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।